हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ शादियों का सीजन बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। उसी एंजॉयमेंट में थोड़ा-सा पढ़ाई का तड़का लगाते हुए आज के इस सेशन में हम बहुत ही दमदार तरीके से बात करने वाले हैं किसकी? पावर की। तो अगर दमदार तरीके से पावर की बात करनी है तो सबसे पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि है क्या ये पावर? व्हाट इज़ पावर? तो पावर की बात सुनते ही कई लोगों के माइंड में आ जाता है कि सर चाचा विधायक हैं हमारे, बहुत सुना है हमने। तो चाचा विधायक हैं अगर, तो वो क्या हैं? पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन है तो ऑब्वियस सी बात है पावरफुल तो है ही है। क्यों पावरफुल हैं? क्योंकि एक तो उनके पास सारी पावर्स हैं, मतलब कुछ भी वर्क करवाने की पावर्स हैं, अलग-अलग टूल्स हैं उनके पास जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, आपके सारे वर्क ईज़िली करवा सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा फिज़िक्स के अकॉर्डिंग, जैसे आपने वर्क डन जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो जब वर्क डन पढ़ा था आपने तो आपको बताया गया था कि नॉर्मल डेली लाइफ में जो हम वर्क डन करते हैं और फिज़िक्स में जो वर्क डन होता है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने कहने को तो कह दिया कि ये पावरफुल हैं, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होती है पावर, वो इस चीज से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अगर मैं कह दूं आपसे कि आप फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल हो, कोई आपके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कमजोर हो, तो वो फिजिकल पावर है आपके पास, एकदम सही बात है। बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या आप पावरफुल हैं या नहीं है, वो हम डिसाइड करेंगे आज के सेशन के बाद। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कि है क्या पावर, उसको पढ़ने के लिए यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि पावर होती क्या है, तो आप फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम पावर जानेंगे तो इसमें होता क्या है कि किस स्पीड से आप कितना फास्ट या कितना स्लो कोई वर्क करते हो, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, पावर बोलते हैं। ना कि हम फिजिकली कितना स्ट्रांग है उस चीज को पावर नहीं बोलेंगे। तो अगर पावर को डिफाइन करना होगा तो पावर को डिफाइन किया जाता है, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या लिखा मैंने? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क कहने का मतलब ये होगा कि आप किस स्पीड से उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हो। सपोज करिए अगर कोई दो पर्सन हो, दोनों को सेम टास्क दिया जाए। सेम टास्क कहने का मतलब कि आप दो स्टूडेंट हो, दोनों लोग को होमवर्क दिया गया कि आप ये चैप्टर पूरा कंप्लीट याद करके आएंगे। अब दोनों लोग अगर याद करके आते हो तो वहां पे हो सकता है कि आप उसको याद कर लो 1 आवर में, आपके फ्रेंड याद करे उसको 5 आवर्स में। तो इसके अकॉर्डिंग पावरफुल अगर वर्क की बात की जाए तो वर्क किसने जल्दी खत्म किया? आपने। तो पावरफुल कौन हुआ? आप। बट यहाँ पे हल्का सा एक क्लिच है, उसमें होता है कि जब आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में वर्क, तो क्या पढ़े थे कि अगर आप रेस्ट पे हो या मोशन नहीं कर रहे हो, तो आपने अगर फोर्स नहीं लगाया है तो उस केस में वर्क डन कितना? जीरो। तो यहाँ पे भी आपने वर्क डन अगर नहीं किया तो आपके पावर इससे कैलकुलेट होना पॉसिबल नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हम लोग पहले तो आपको वर्क फाइंड करना होगा कि वर्क किसने जल्दी किया। अब वर्क अगर किया, इस केस में अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं, सपोज करिए आप हैं, आपके फ्रेंड हैं, दोनों को क्या कहा गया? स्टेयर्स पे चढ़ने को कह दिया गया, 4 फ्लोर या 5 फ्लोर जितना भी अगर आपकी कैपेसिटी है तो। अब उसमें ये हुआ कि आप हैं दुबले पतले से मेरे जैसे, और आपके फ्रेंड क्या है, थोड़ा सा गोल मटोल से। अगर गोल मटोल से हैं तो नॉर्मली हम लोग होता है ना कि जो थोड़े से मोटे होते हैं घर वाले कहते हैं कि देखो ज्यादा खाता है, स्ट्रांग होगा। अब कह दिया गया स्टेयर्स पे चढ़ने को, 3 फ्लोर्स तक चढ़ना है। आप क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात, आप एथलेटिक बॉडी हो, आप जल्दी जल्दी ऊपर पहुंच जाओगे। ऊपर पहुंचने के बाद जैसे ही आपने नीचे देखा, नीचे क्या दिखाई देता है कि आपका फ्रेंड तो फर्स्ट फ्लोर के बाद ही कहीं बैठा हुआ है, सेकंड फ्लोर के आसपास कहीं पे जमीन पे हाँफते हुए बैठे हुए हैं। अब हाँफते हुए बैठे हैं, आप ऊपर से बुला रहे हो भाई आजा ऊपर आजा, तू तो बहुत पावरफुल था। लेकिन वो भाई, उन भाई साहब का क्या है, वो नीचे कहीं हाँफ रहे हैं। तो इस केस में वर्क किसने किया? अब मान लीजिए वो धीरे गिरते पड़ते कैसे भी आपके पास तक पहुंचे, तो वर्क डन दोनों ने इक्वल अमाउंट में किया अगर वो पहुंचे ऊपर तक तब। वर्क डन दोनों ने क्या किया? इक्वल अमाउंट में। और फास्ट किसने किया? आपने। तो पावरफुल कौन हुए? आप। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी वही चीज है कि पावर कैसे डिफाइन किया गया? रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसी को एक अदर वर्ड्स में अगर लिखना हो एनर्जी के टर्म्स में, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल। क्या कहा मैंने? दो टर्म्स में लिखा, फर्स्ट को वर्क के टर्म में लिखा है, सेकंड को एनर्जी के टर्म्स में लिखा है। दोनों सेम डेफिनेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। अभी हमने एनर्जी नहीं पढ़ा है, जब एनर्जी पढ़ लेंगे तब आपको ये भी समझ में आएगा। और अभी के लिए मैं क्या कहता हूँ कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर।
अब आपको ये भी बात पता है कि पूरे फिजिक्स में जब भी हम कभी रेट की बात करते हैं तो रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको टाइम से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर पावर का फॉर्मूला लिखना होगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ये वर्क डन को ऐसे अगर और फॉर्मूले शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो W अपॉन टी। तो पावर P इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन अपॉन टाइम। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे आपको ये भी पता चल गया जो मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि जितना कम टाइम उतना ज्यादा पावर। कंसीडर कंसीडर ये करना है कि वर्क डन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं। मान लीजिए कोई रेस हो रही है, कोई दो पर्सन है। आपको भी पता है कि रेस में अलग अलग पर्सन होते हैं। फोटो मैंने लगा रखी है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई दो पर्सन रेस कर रहे हैं और रेस करने में हो ये रहा है कि कोई एक पर्सन विनर होगा, कोई दूसरा पर्सन सेकंड या थर्ड नंबर पे आएगा। यहाँ पे दो लोग हैं, सेकंड की ही बात करूंगा मैं। जो भी विनर होगा, वर्क डन दोनों ने क्या किया, कंप्लीट सब रेस करते हैं। अगर रेस सबने कंप्लीट की तो वर्क डन सबका इक्वल। और वर्क डन इक्वल में किसने जल्दी रेस किया वही क्या माना जाता है, विनर माना जाता है। इसीलिए उसेन बोल्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होंगे, रेस में पावरफुल माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कई बार गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में and उन सब चीजों में। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि जो कम टाइम लेगा वो ज्यादा पावरफुल, जो ज्यादा टाइम लेगा वो लेस पावरफुल। सेम वही एग्जांपल जो मैंने आपको स्टेयर्स वाले में दिया था। अगर आप पहले छत पे पहुंचे, आप पावरफुल, आपका फ्रेंड पहुंचा तो वो पावरफुल। चलिए देखिए, अब इसमें मैं क्या कह दिया मैंने कि पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन टाइम। अब अगर ऐसा है तो आपको ये भी बात पता है कि हमें क्या करना पड़ता है, यूनिट्स लिखनी होती हैं। तो यूनिट लिखने का तरीका आपको अच्छे से पता है कि अगर फॉर्मूला हमें पता है तो उन सारे फॉर्मूले के जो भी टर्म्स लिखे हो फॉर्मूले में, उनके यूनिट उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल पावर की यूनिट। तो वर्क डन की यूनिट आपकी होती है जूल, एंड टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जूल अपॉन सेकेंड इज पावर, यूनिट ऑफ पावर। इसी जूल अपॉन सेकेंड को, इस जूल अपॉन सेकेंड को एक और नाम दिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट। वॉट लगा देने वाला नहीं, वो वाट लगाना होता है, वो अलग चीज है। ये क्या है, वॉट है, साइंटिस्ट के नाम पे है। तो उनको नाम दिया गया क्या, वॉट। तो अलग अलग यूनिट, दो यूनिट आपको पता चले, फर्स्ट क्या है आपका जूल, जूल अपॉन सेकेंड। सेकेंड यूनिट क्या है आपका, वॉट। अब इसी चीज में अगर मैंने वॉट लिखा तो वॉट के अकॉर्डिंग आपने बचपन से पढ़ते आए हो कि किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड सो ऑन। तो उन मीटर को हटा के अगर हम वॉट लगाते तो वो जितनी भी यूनिट्स होती हैं वो सारे यूनिट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वैलिड होंगे। जैसे अगर मैं इसी चीज को और यहाँ देखूं तो वॉट को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, किलो वॉट भी लिख सकते हो, मेगावाट भी लिख सकते हो एंड सो ऑन। ऐसे करके आप सारी चीजें, सारे यूनिट लिख सकते हो। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमें वो डिस्कशन नहीं करना है क्योंकि ये चीज आप बचपन से पढ़ते आए हो। हाँ, एक और यूनिट है जिसके बारे में डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट है। यूनिट का नाम है हॉर्स पावर। जानवर मत समझ लीजिएगा, पावर है वो। क्या पावर को मेजर करने के लिए यूनिट बनाई गई जिसका नाम क्या रखा गया, हॉर्स पावर। इसको क्या लिखते हैं हम लोग, एचपी। वो कंप्यूटर लैपटॉप वाली कंपनी नहीं, एचपी किसके लिए लिखा गया, हॉर्स पावर के लिए। अब अगर ये लिखा गया हॉर्स पावर तो एक यूनिट क्या हुई, हॉर्स पावर। एक यूनिट क्या हुई, वॉट। अलग यूनिट क्या हुई, जूल अपॉन सेकेंड। और सब मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेगावाट, किलोवाट एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए कि हॉर्स पावर को कितने वॉट या किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो आपको एक रिलेशन याद होना चाहिए, 1 HP इज इक्वल्स टू होता है 746 वॉट के। ये रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कन्वर्जन आ सकता है कभी भी। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपने देखा होगा कि अलग यूनिट देता है, दूसरे यूनिट में आंसर पूछता है। तो उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए कि 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वॉट के होता है। तो अभी तक आप क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखिए। सबसे पहले तो पावर की डेफिनेशन पढ़ी आपने, पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। उसमें उसी चीज को अदर टर्म्स में अगर अगर मैं लिखूंगा तो क्या कह सकता हूँ कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन यूनिट टाइम इंटरवल। और फॉर्मूला लिखा गया वर्क डन अपॉन टाइम। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट लिखी गई जूल अपॉन सेकंड, इसी को वॉट कहा गया। और वॉट कहने के बाद और क्या कह सकता हूँ मैं, एक और यूनिट नाम दिया गया जिसको हॉर्स पावर कहते हैं। हॉर्स पावर को एचपी लिखा जाएगा एंड 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वॉट के। क्या इतनी बातें क्लियर हैं?
अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं एक चीज और बता दूं आपको कि पावर का अब यहाँ पे आपने देखा कि टाइम से रिलेशन है। अब इसी चीज को सबसे पहले तो आपको ये भी पता चल गया कि टाइम से रिलेशन है एंड वर्क डन से रिलेशन है। सबसे पहले तो आपको वर्क डन भी याद होना चाहिए जो हम लास्ट सेशन में पढ़ चुके हैं। अच्छे से अगर देखना है तो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो आप। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूं कि जो वर्क डन था, वर्क डन आपने पढ़ा हुआ था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन आपने क्या पढ़ा था? लास्ट सेक्शन में आपने पढ़ा हुआ था वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे और भी कंडीशंस थी, आपने लिखा होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये सारी चीजें पढ़ी थी आपने। पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर कोई फोर्स लगाया जाए और फोर्स लगाने के बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट होना कंपलसरी था। अगर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो हमारा वर्क डन जीरो। वर्क डन जीरो तो हम कुछ भी कितने भी हो पावरफुल, हमारा पावर क्या होगी? जीरो। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपने लिखा होगा W इज इक्वल टू, दो फॉर्मूले लिखे थे, एफ डॉट ऑफ एस और दूसरा फॉर्मूला लिखा था एफ एस कॉस थीटा। ये कब के लिए था? जब फोर्स किसी अदर डायरेक्शन में लगे। और ये कब के लिए था? जब सेम डायरेक्शन में लगे। ये फॉर्मूला है सेम, इसी का एक पर्टिकुलर केस ऊपर लिखा गया है। कब के केस में? जब थीटा की वैल्यू कितनी होती थी? 0 डिग्री। तो इन सब, अगर फोर्स याद है तभी आपको पावर समझ में आएगा, अगर फोर्स नहीं याद है तो पावर समझना क्या होगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो चलिए और थोड़े से हम आगे की बात करें। एक और रिलेशन की बात मैं आपको बता दूं। आपको वर्क डन पता चल गया, वर्क डन के साथ पावर पता चल गया। अब पावर और वर्क में क्या क्या मैं कर सकता हूँ वो चीज ध्यान दीजिएगा। आपने अभी जस्ट पढ़ा पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क का फॉर्मूला मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसी चीज को, इसी फॉर्मूले को मैं दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहूँ तो एफ डॉट ऑफ एस अपॉन टाइम। अभी के केस में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो दोनों है वो कैसे होंगे? सेम डायरेक्शन में। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? P इज इक्वल टू एफ एस अपॉन टी। अब आप फर्स्ट लेक्चर, अगर फर्स्ट चैप्टर याद करोगे तो वहां पे इन दो टर्म्स को ध्यान से देखिए। क्या लिखा हुआ है? एस क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट, एंड टी इज टाइम। अगर फर्स्ट चैप्टर आपको याद होगा तो यहाँ वहां पे ये दोनों टर्म पढ़ा था आपने, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा था, टाइम भी पढ़ा था। और रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी थी। क्या होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट? दैट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी लिख सकता हूँ। क्या हो गया ये? पावर इज इक्वल टू एफ डॉट ऑफ वी। एक रिलेशन आप ये भी याद रखेंगे। क्या इतनी बातें क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड भी क्या हो जाएगी? पावर की यूनिट आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अभी के लिए नॉर्मली हम पावर की यूनिट क्या यूज करते हैं? वॉट को ही यूज किया जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल तो आपको पता है कि फिजिक्स में कुछ भी होना नहीं है। तो पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, उसके बाद आप और जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे सारे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो क्या कहा मैंने कि एक कोई बॉडी है जिसको एक फोर्स लग रहा है जिसके ऊपर 15 न्यूटन का। तो सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या किया मैंने? एक बॉडी बनाया, कैसा भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर क्या हुआ? एक फोर्स लगा। फोर्स कितना? 15 न्यूटन। 15 न्यूटन का जैसे ही फोर्स लगा, ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होके कहां पहुंच गया? यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? 8 मीटर। कभी भी आप अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करिए तो सबसे पहले यहाँ लिखिए गिवन। गिवन लिखा। अब गिवन में न्यूमेरिकल्स में क्या क्या गिवन है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या गिवन है उसको साइड में लिख लीजिए अपने टर्म्स में। अब क्या क्या गिवन है देखिए, F इज इक्वल टू 15 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू 8 मीटर। पूछा क्या है आपसे? वर्क डन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ डिस्प्लेसमेंट में आप अगर ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ भी है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो वी डोंट हैव टू टेक cos थीटा।
क्योंकि cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री। अगर आप चाहोगे तो मैं वो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आएगी। अब आपको फॉर्मूला पता है वर्क डन का, W इज इक्वल टू कितना होता है F डॉट ऑफ S इंटू कॉस थीटा। मैं जनरल टर्म में लेके चल रहा हूँ, कोई भी आपको कोई भी एफएस पे लेके चलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो थीटा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब थीटा 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके कॉस 0 की वैल्यू ये बताया जा चुका है लास्ट क्लासेस में, कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है। अब कॉस 0 अगर 1 है तो यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए देखते हैं क्या आएगा। W इज इक्वल टू फोर्स कितना 15 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 8 मीटर इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे तो आ गया आपका 120 यूनिट क्या होती है वर्क की, जूल। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आया 120 जूल। इसमें अगर कोई भी डाउट है आप बता सकते हैं मुझे कमेंट करके, बट आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग है तो अभी इजी इजी क्वेश्चन है, आगे चल के थोड़े से और लेवल इंक्रीज होंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, गिवन है कि फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन। वो मैंने सॉल्व किया, जो भी प्रॉब्लम आएगी आप बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन अगर आप ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है कि इंजन परफॉर्म्स 54,000 जूल ऑफ वर्क। यहाँ पहले से वर्क गिवन है, कोई इंजन है जो पहले से कोई कुछ वर्क कर रहा है, एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 6,000 न्यूटन। वो फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है 6,000 न्यूटन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। फिर वही सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या क्या गिवन है, वर्क डन आपको पहले से गिवन है, वर्क डन इज इक्वल टू 54,000 जूल, और फोर्स कितना गिवन है यहाँ पे 6,000 न्यूटन। अब इतनी चीजें गिवन है और पूछा क्या है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर वही चीज, एंगल नहीं गिवन है तो एंगल इसका मतलब क्या हुआ 0 डिग्री। तो चलिए फिर से वही मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, आपके पास फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू एफ डॉट ऑफ एस। वर्क डन आपको गिवन है हाउ मच 54,000 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना गिवन है 6,000 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट। सॉल्व करने आपको आता है, अगर आप सॉल्व करोगे तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा 54,000 अपॉन 6,000। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, क्योंकि इतना कैलकुलेशन आपको आता है। मीटर में डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट किस में आएगी, मीटर में। सॉल्व करेंगे तो 1230 9 6 या 54। आंसर कितना आएगा 50, सॉरी सॉरी, आंसर कितना आएगा 9 6 या 54। तो एस इज इक्वल टू आ गया कितना 9 मीटर। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गए तो हम फिर और आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है, अ मशीन डज 192 जूल ऑफ वर्क इन 240 सेकेंड्स। अब यहाँ पे पूछा क्या है, पावर। दो क्वेश्चन आपने वर्क के किए, अब ये क्वेश्चन किसका है, पावर का। मैं एक क्वेश्चन ये भी करके दिखाता हूँ। तो क्या क्या गिवन है यहाँ पे, फिर वही काम हम करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या गिवन है, वर्क डन गिवन है, W इज इक्वल टू 192 जूल। क्या गिवन है आपका, W इज इक्वल टू 192 जूल। और क्या गिवन है, टाइम आपको गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 240 सेकेंड। फाइंड द पावर। पावर का फॉर्मूला अभी जस्ट आपने पढ़ा है, क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। दोनों चीज हमें गिवन है, तो क्या पावर फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है क्या, कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, फालतू सा काम है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन आपको गिवन है कितना 192, वर्क डन कितना गिवन है 192 अपॉन टाइम कितना गिवन है 240 सेकेंड। तो सॉरी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, आंसर मिल जाएगा आपका, पावर आपको मिल जाएगी इस किसकी, इस मशीन की। ऐसे ही और भी ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। एक दो न्यूमेरिकल्स मैं और करवा देता हूँ, उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, या आप अपने आपकी जो भी बुक होंगी उनसे सॉल्व कर लीजिएगा। जहाँ पे जो भी डाउट आएगा वो आप कमेंट में बता सकते हो कि सर इसमें प्रॉब्लम है। सारे न्यूमेरिकल्स क्या किए जाएंगे, सॉल्व करवा दिए जाएंगे। क्या गिवन है, अ पर्सन वेइंग 50 केजी, कितने किलोग्राम का पर्सन है 50 किलोग्राम का, मास ऑफ अ पर्सन इज 50 केजी, रन्स अप अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर। जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको,
कि आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हो, मान लीजिए आप खुद ही कितने किलो के हो, 50 केजी के, वर्टिकल हाइट पे आप चढ़ रहे हो, वर्टिकल हाइट आपने कितना कवर किया, 10 मीटर, कितने टाइम में कवर किया, 20 सेकंड में। कैलकुलेट देयर पावर विथ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको अच्छे से पता है कि इस जी की वैल्यू आप 9.8 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो, बट अगर वो कब रख सकते हो, जब न्यूमेरिकल्स में गिवन ना हो। अगर यहाँ पे गिवन है 9.8 तो आपको कितना रखना पड़ेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर वही काम करेंगे हम लोग। सबसे पहला टास्क हमारा है गिवन लिखने का। कभी भी अगर एग्जाम में आपको लिखना हो तो आपका फर्स्ट टास्क होता है गिवन लिखिए, फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद आप उसको सॉल्व करिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। क्या लिखा है गिवन, क्या गिवन है, मास ऑफ अ पर्सन इज 50 केजी, वर्टिकल हाइट h इज इक्वल टू 10 मीटर, उसके बाद आपको क्या गिवन है, टाइम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, पावर पूछा गया, एंड g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पावर p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही हमें फाइंड करना है। अब आपको दो तरीकों से पता है। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इतना गिवन लिखा मैंने, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, पावर का फॉर्मूला। क्या होता है पावर का फॉर्मूला, p इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। अब सोचिए क्या क्वेश्चन में कहीं भी वर्क डन गिवन है, नहीं गिवन है, तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या होगा, वर्क डन फाइंड करने का। अब यहाँ पे आपको इतनी चीजें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। हमें क्या पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब सोचिए फिर से, क्या फोर्स गिवन है इस पूरे क्वेश्चन में, नहीं गिवन है। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हाँ डिस्प्लेसमेंट तो गिवन है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स फाइंड करने का भी तरीका ढूंढेंगे। फोर्स आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए ये पेन मेरे हाथ में है, इस पेन को अगर मैं ऐसे पकड़ूं तो ये पेन क्या कर रही होगी, अपने वेट के बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो फोर्स कितना लगाएगा, अपने वेट के बराबर, और इस पेन का वेट कितना होगा, m इंटू जी के बराबर, मतलब उसका मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसी चीज को मैं और अच्छे से अगर लिखूं तो आपका वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होता है, वेट के बराबर, और वेट कितना होगा, m इंटू जी के बराबर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, हाइट के इक्वल। तो आया फॉर्मूला क्या आ गया आपका, एम जी एच, डब्ल्यू इज इक्वल टू। अब अगर आपको याद होगा जब वर्क डन पढ़ाया गया था तो वर्क डन में आपको बताया भी गया था ये चीज, अगर हम किसी चीज किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन करवाएं तो वहां पे जो भी वर्क डन होता है वो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों केस में फॉर्मूला कितना होता है, एम जी एच। तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे मैं इस न्यूमेरिकल में भी यहीं पे ये रख सकता हूँ, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम जी एच अपॉन टाइम। वैल्यू पुट करेंगे आपको आंसर मिलेगा। कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, आप क्लास 9th में हो इतना तो कर ही सकते हो। फिर भी मैं वैल्यू पुट करके दिखा दूं, मास की वैल्यू 50, जी की वैल्यू 9.8 इंटू एच की वैल्यू 10 मीटर अपॉन टाइम कितना गिवन है, 20 सेकेंड। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 से 0 कट गया, ये आ गया कितना, 4.9। जीरो करोगे तो 5 इंटू 49 इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 245। क्या आया, पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। तो आया इसकी पावर कितनी आ गई, 245 वॉट। इन पर्सन की पावर कितनी आई, 245 वॉट। क्या इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? अगर क्लियर है तो एक न्यूमेरिकल आप खुद से करिएगा। आपको गिवन है ये, a lift carries a load of 4000 kilogram to 10 floor each with an average height of 6 meter in 10 second. Calculate the power of the lift. सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा प्रीवियस था, तो इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके आंसर आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आपको ऐसे ही और ढेर सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।